आप हमारे साथ बने हुए सीएनबीसी आवाज पर और कमोडिटीज में भी यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिला है, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर है या फिर सोना चांदी। काफी सारे बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर वित्त मंत्री ने किए और जिस तरह की रिप्रेजेंटेशंस हमने यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से आते हुए देखी थी, काफी हद तक उसको वित्त मंत्री ने माना भी है। ऑफकोर्स ये 10 on 10 तो नहीं है, लेकिन काफी सारे बॉक्सेस हमने यहाँ पर टिक होते हुए देखे। बजट का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हैं जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विपुल शाह, इंडिया बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी। हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी एंड फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज वित्त मंत्री ने बजट में ज्वेलरी सेक्टर के लिए क्या कहा। To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. जोरदार गिरावट वहां पर देखने को मिली है जहां तक ड्यूटी की बात है, और साथ ही साथ हमने सोने के प्राइसेस में उसका जोरदार रिएक्शन भी आता हुआ देखा है। बजट के बाद सोने और चांदी में करीबन 4,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। सरकार ने सोना चांदी प्लैटिनम में यहां पर कस्टम ड्यूटी घटाई है और उसका सीधा इंपैक्ट यहां पर आया है। कोठारी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, और क्लियरली पिछले कई बजट्स में ये एक्सपेक्टेशन रही है, इंडस्ट्री की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी रही है कि यहां पर ड्यूटी कट होनी चाहिए। 2, 3, 4, 5% ड्यूटी कट की एक्सपेक्टेशन जरूर थी, लेकिन जो ये 9% की ड्यूटी कट आई है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, नो डाउट जो हम लोग होप नहीं था कि हम लोग सिर्फ अभी भी आपने देखा होगा कि बजट में बढ़ता ही है, कभी गिरने का नाम नहीं लेता है। बट इस टाइम सब इंडस्ट्री ने मिलके एक ही प्रपोज किया था कि जो घरेलू उत्पादन है उस पर काफ़ी इफेक्ट आ रहा था। इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप प्राइस देखोगे तो 1 किलो के ऊपर 9 लाख रुपए का इफेक्ट आ रहा था। इससे घरेलू मार्केट को काफ़ी इफेक्ट आ रहा था। अनऑफिशियल चैनल से भी सोना आ रहा था, अगर अखबार उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लग रहा था अब ये जो पहल की है, जो 9% कस्टम ड्यूटी, अगर आप देखोगे तो सीधी 9,82,900 रुपये जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उसकी 3,91,000 आज हो गई है। इसी तरह चांदी की 12,680 जो ड्यूटी लगती थी वो 5,080 हो गई है। तो 5,900 रुपया कस्टम ड्यूटी गोल्ड में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी पहल की है। और 7,600 रुपया चांदी में ड्यूटी को आज कम किया है उन्होंने। कोठारी जी, अगर मैंने कल सोना लिया होता तो मैं आज बहुत ही दुखी होती, लेकिन अगर मैं आज लूंगी तो मैं सुखी हूं। आपको लगता है कंज्यूमर्स इन दैट सेंस, जिन्होंने पिछले हफ्ते पिछले महीने सोना लिया है, सडनली उनकी वैल्यूएशन में गिरावट है? देखिए, डिमोनेटाइजेशन टाइम में सोना लोगों ने 37,000 में लिया, 40 लिया, 42 में लिया, उनको भी 73, 74 आ गया। तो गोल्ड प्राइस अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो मैं काफी बुलिश हूँ। और रही बात प्राइस की, तो ठीक है, प्राइस जिसके पास इन्वेंट्री है, जैसे हमारे पास सब लोगों के पास इन्वेंट्री काफी रहती है, तो काफी इन्वेंट्री कम, पैसे कम हुए। बट हम लोग वही चाहते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो लगता था, आज 10-10 लाख रुपए हम कस्टम ड्यूटी पे पेड करते थे, तो उससे हमको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सहूलियत हुई है। अब हम लोग अब आप देखोगे तो जो एलडीसी आता था, जो सोना प्लेटिनियम में आता था, वो सब अब बंद हो गया। अब सीधा सिंपल बैंक के थ्रू इंपोर्ट होगा। अब आप देखोगे जैसे कि सिपा सिल्वर हो गए, वो सब अभी आज की डेट में सब बंद हो गए। आज जो भी बेनिफिट जो पॉलिसी का लेते थे, आज की डेट में सब जीरो हो गई है, इंक्लूडिंग ऑफशोर और इनशोर दोनों मार्केट में। कोठारी जी, एक और चीज़ यहाँ पर, ऑफ कोर्स एक प्राइस गिरावट तो हमने यहाँ पर बाजार में बनते हुए देखी ही है, लेकिन आगे जाकर यहाँ पर अब बाजार को लगता है कि अगर सरकार ने ड्यूटी कम करी है तो शायद जीएसटी में यहाँ पर उसमें बढ़त ना आते हुए नजर आए। एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री उसे कैसे देख रही है? देखिए, अगर जीएसटी फिर बढ़ाती है तो फिर वहीं के वहीं हम आके खड़े रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अगर जीएसटी बढ़ा देती है तो फिर इंपोर्ट कॉस्ट महंगी हो जाएगी, तो फिर वही डिफरेंस इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में हो जाएगा। अब गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 साल से हम आप देख रहे हैं कि 15% ड्यूटी के अंदर जो बैंक रेट और अनऑफिशियली रेट का जो इतना बड़ा गैप था, जो हमने कभी लाइफ के अंदर किसी ने भी नहीं देखा होगा, शायद विपुल भाई ने भी नहीं देखा, अब घट के वो एकदम कम हो जाएगा। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि जो हमारा जो फ्लो है, एनआरएस फ्लो या ऑफशोर फ्लो है, वो अब आरबीआई में काफी आना ज्यादा भारी मात्रा में चालू हो जाएगा। एक तरफ गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी की थोड़ी बहुत सी रेवेन्यू कम हो गई है, पर दूसरी साइड से अपना रेवेन्यू जनरेट काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना गवर्नमेंट के दिमाग में ये होगा कि हमारा जो एनआरएस फ्लो है, दूसरा फ्लो है, वो कम न हो, वो ज्यादा बढ़ जाएगा।
एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि एक तरफ तो यहाँ पर जो आपकी कैपिटल लॉक हो जाती थी वो यहाँ पर नहीं होगी, और जिस तरह से जो अनऑफिशियल गोल्ड आ रहा था और सीपा और प्लैटिनम के अंदर और चांदी में जिस तरह की चीजें हो रही थी वो अब यहाँ पर क्लियरली बंद हो जाएंगी और एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। विपुल जी, आपसे भी पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे ड्यूटी कट का जो हमने आता हुआ देखा है। आप कैसे देखते हैं इसे एज अ ज्वेलरी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, क्योंकि ये ऑफकोर्स सभी एसोसिएशंस की, सभी इंडस्ट्री की बहुत लॉन्ग आस्क रही है। सबसे पहले तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर का धन्यवाद देना चाहता हूं और खूब खूब बधाई देना चाहता हूं कि ये हमारा बहुत बर्निंग इश्यू था हमारी ट्रेड का। बहुत सालों से हम लोग के कॉन्स्टेंटली ये ड्यूटी के बारे में हम लोग बहुत ही लगातार मेहनत करते रहे और आज हमारी डिमांड स्वीकार हुई। इससे हमारा प्रोडक्टिविटी और गोल्ड के एक्सपोर्ट्स को बहुत ही अच्छा बढ़ावा देगा। ड्यूटी फिलहाल 15% जो थी वो सीधा अभी 6% पे आ गई, इंक्लूडिंग AIDC को गिन के। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी था BCD उसको 10 से 5 पे ला गया और जो AIDC था जो 5 उसको 1 पे ला गया। इस तरह से 5 और 1 मिला के 6% पे आ गया। और इसी तरह प्लेटिनम में 6.4 और डोरेज में 5.35। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी, अपने को ये छात्र के लिए ये बहुत ही जरूरत था, जिससे गोल्ड का एक्सपोर्ट्स और स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को अच्छा खासा बढ़ावा मिलेगा। वर्किंग कैपिटल जो हमारी इस सिस्टम में रुक जाती थी इससे भी बहुत मुनाफा होगा। लिक्विडिटी की भी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और दूसरा कि जिस तरह से डिमांड वगैरह मतलब गोल्ड जो प्राइस दाम से ऊपर रहा था, तो ये ड्यूटी नीचे हटाने से ये गोल्ड छात्र के लिए, ये जेम ज्वेलरी सेगमेंट को बहुत ही एक्सपोर्ट के लिए अच्छा रहेगा। जी, साथ ही साथ एक और चीज जो है जो आपने अपने बजट रिप्रेजेंटेशन में मांगी थी विपुल जी, वो ये थी कि विड्रॉल किया जाए 2% इक्वलाइजेशन लेवी का। कैसे देखते हैं इस नंबर को? जैसे आप जानते हो कि स्पेशल नोटिफाइड जोन हमारे कहने पे ये यहाँ पे हम लोग ने मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करके स्पेशल नोटिफाइड जोन का खड़ा किया था, लेकिन उनके अंदर माल इधर आता था व्यूइंग के लिए और माल ये लोग फॉरेन माइनिंग कंपनी बेच नहीं सकते थे बिकॉज कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम की वजह से। तो हमने मिनिस्ट्री को ये रिक्वेस्ट की कि ये कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम को फॉरेन माइनिंग कंपनीज के लिए एक अलग से सेट ऑफ रूल्स बना के अगर कर सकते, क्योंकि वो लोग यहाँ पे बेच नहीं रहे क्योंकि उनको परमानेंट एंटिटी एस्टेब्लिशमेंट में गिना जाता है। तो अगर उनके लिए एक अलग से टैक्स का कोई फ्रेंडली टैक्स सिस्टम जैसा कुछ हो जाता है तो ये लोग डायरेक्ट इधर माल बेचे। और जैसे कि ऑल ऐसे आप जानते ही हो कि 15 में से 14 डायमंड कट एंड पॉलिश होके एक्सपोर्ट दुनिया भर का हम लोग इंडिया कर रहे हैं। तो आज रॉ मटेरियल रफ डायमंड डायरेक्ट अगर स्पेशल नोटिफाइड जोन में सारे माइनिंग कंपनीज अगर लाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं तो इससे हमारा कॉस्ट भी बहुत बच सकता है, लॉजिस्टिक का खर्चा बच सकता है और ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि सारे फॉरेन माइनिंग कंपनीज ये इसका बड़ा ये कदम जो फाइनेंस मिनिस्टर ने उठाया है उसका पूरा बेनिफिट लेंगे और इससे हमारे इंडियन इंडस्ट्री को भी खूब लाभ मिलेगा। वेल एब्सोल्युटली, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी कट है, विड्रॉल है 2% इक्वलाइजेशन लेवी का, या फिर जैसे आपने कहा कि सेफ हार्बर रूल, रफ डायमंड सेल पर स्पेशल नोटिफाइड जोन में, वो एक तीसरी चीज़ है जो यहाँ पर सरकार ने क्लियर करी है। तो तीनों चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ज्वेलरी सेक्टर के लिए यहाँ पर आती हुई। एक फाइनल सवाल विपुल जी, और ये ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स को लेकर है। हमने देखा है पिछले साल वो नंबर्स बहुत बेहतरीन नहीं थे, लेकिन अब जो मांगा गया था वो मिला है। तो आप कहेंगे, क्योंकि आगे जाकर ऑफ कोर्स अब फेस्टिवल सीजन है, शादियों का सीजन है, एक्सपोर्ट्स भी अच्छे निकल के आएंगे, तो आपको लगता है अब इंडस्ट्री सेकेंड हाफ और जो बाकी का ये फाइनेंशियल ईयर है बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखेगी? और जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछली बार भी कि इंडस्ट्री दो चीज के फ्रंट पे लड़ रही है, एक है डिमांड और एक है गवर्नमेंट पॉलिसीज। आज गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बजट के रूप में आए बहुत ही वेलकमिंग है और दैट हैज टेकन केयर। अभी रहा डिमांड के साइड पे, तो डिमांड साइड जैसे ये डिमांड पिकअप करने के लिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि प्रमोशन और मार्केटिंग में हमें स्पेंड करना पड़ेगा। मार्केट जैसे चीन वगैरह जो पोस्ट पेंडेमिक के बाद बहुत ही स्लो रहा हुआ है, तो वहां पे भी अच्छा खासा कैंपेन प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को ब्रिंग अप वापस उस पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को वापस लाना पड़ेगा। तो ये सब मेहनत प्रयत्न तो हमारे काउंसिल की तरफ से रहेगी और उम्मीद है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हमारा छात्रों के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ हमको भी एक्सपोर्ट्स का बढ़ावा अच्छा मिलेगा।
ऑलराइट, तो काफ़ी पॉजिटिव स्टेप यहाँ पर आता हुआ और जैसे कोठारी जी और विपुल जी ने हमें समझाया है कि इस इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव है और जितना मांगा गया था क्लियरली उससे ज़्यादा ही यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया भी है और काफ़ी सारे जो यहाँ पर लूप होल्स थे क्लोज होते हुए नजर आए हैं। वेल, ये तो बात हुई सोने चांदी प्लैटिनम की, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए भी हमने यहाँ पर काफ़ी तवज्जो आते हुए देखी है। हमारे साथ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी हैं एंड फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन जी हैं। सिराज जी, आप कैसे देखते हैं मार्केट्स को अब यहाँ पर, क्योंकि चाहे वो ज्यादा एलोकेशन की बात है, नेशनल मिशन पल्सेस एंड एडिबल ऑयल की बात है, वो भी हमने यहाँ पर आते हुए देखा, सीड वैरायटीज की बात की गई, और बाजार में हमने यहाँ पर इसके साथ साथ काफी सारा पुश यहाँ पर एफपीओज और कॉर्पोरेटिव्स के लिए भी आता हुआ नजर आया। आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें इस बजट में क्या हैं? देखिए मनीषा, फाइनेंस मिनिस्टर की अगर स्पीच को देखा जाए तो वो स्पीच इस साल गुज़िश्ता सालों से डिफरेंट थी, क्योंकि शुरुआत ही एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी से हुई। तो हम तो बड़े खुश थे। स्पीच में बहुत सारी चीजें ऐसी अनाउंस की गई जो हम बहुत दिनों से चाहते थे कि होनी चाहिए। क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटीज होनी चाहिए, आईसीएआर का बजट बढ़ना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बजट देखते हैं तो उसमें ये अनाउंसमेंट्स कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होते। बजट में अगर हम इंटरिम बजट से इसका कंपैरिजन करें तो 5,000 करोड़ की बढ़ोतरी है। उसमें से 4,700 करोड़ प्राइम मिनिस्टर आशा स्कीम के लिए है, जिसमें हम बेसिकली प्रोक्योरमेंट करते हैं ऑयल सीड और पल्सेस का, और 300 करोड़ पल्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। आईसीएआर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बजट में कोई इंक्रीज नहीं दिखाई देती। तो मुझे लगता है कि ये शायद एक भविष्य के लिए किसी तरह का एक प्रॉमिस है बजट स्पीच, और शायद हम आगे चल के इस पे एक्चुअल एलोकेशन होते हुए देखेंगे। जी, ऐसा समझ में भी आया कि काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स हुए, लेकिन उनका रोड मैप और फंड एलोकेशंस हमने आता हुआ नहीं देखा। आप कहेंगे आने वाले दिनों में वो देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट सेशन के तहत शायद यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग की बात की गई, जहाँ पर सर्टिफिकेशन ब्रांडिंग की बात की गई, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? आप कहेंगे कि सारे बज़वर्ड्स यहाँ पर क्लियर किए गए, लेकिन ऑफ कोर्स रोड मैप नहीं आया। देखिए, कुछ बहुत अच्छे अनाउंसमेंट किए हैं। मिसाल के तौर पे ये कहा गया है कि इरेडिएशन यूनिट्स लगाए जाएंगे, फूड टेस्टिंग लैब्स लगाई जाएंगी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो फूड टेस्टिंग लैब्स को फाइनेंस करती है, ग्रांट प्रोवाइड करती है, उसके बजट में तो कोई इंक्रीज दिखाई नहीं दिया। तो मुझे नहीं पता, हो सकता है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बजट में हो, वो अभी तक हमने देखा नहीं है। ये कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, कस्टम्स ड्यूटी वगैरह श्रिम्प और फिश इनपुट्स वगैरह पे कम हुई है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये अच्छा एक अप्रिशिएट किया है कि अगर हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेदर सेक्टर के लिए भी कुछ कंसेशंस दिए गए, भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, रूरल एरियाज में जॉब बढ़ाने हैं, रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, तो जो एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर्स हैं, जिसमें लेदर भी शामिल है, फिशरीज भी शामिल है, डेयरी भी शामिल है, बी कीपिंग वगैरह वगैरह, तो उनको हमें सपोर्ट करना होगा। ये कुल मिला के अच्छा एक कदम है, मगर मैं समझता हूँ कि शायद अगले सालों में इस पर सचमुच कुछ एक्शन हमें होता हुआ दिखाई दे। तो अनाउंसमेंट्स तो हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अभी यहाँ पर समय है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बाइट हमने निकाली है वित्त मंत्री की, जो बजट में उन्होंने एग्री सेक्टर के लिए क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। Our government will undertake a comprehensive review of the research, agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats.
10,000 need-based bio-input resource centers will be established. सिराज जी, जिस तरह से रिसर्च की बात की गई है और मुझे याद है आपने भी इस मुद्दे पर काफ़ी बार यहाँ पर बात की है, और दूसरी बात जो वित्त मंत्री ने यहाँ पर की वो किसानों की लैंड रजिस्ट्री के तहत थी कि यहाँ पर 60 मिलियन फार्मर्स को यहाँ पर डिटेल्स रजिस्ट्री की जाएगी। इन दोनों ही मुद्दों को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा है, खासतौर से आईसीएआर की रीस्ट्रक्चरिंग, आईसीएआर को बेहतर बनाने की कार्रवाई, इस पे बहुत दिनों से बातचीत हो रही है। डॉक्टर रमेश चंद जो मेंबर हैं नीति आयोग के, वो खुद आईसीएआर सिस्टम से आते हैं, उन्होंने कई पेपर्स इस पे लिखे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है कि जो प्राइवेट सेक्टर के साइंटिस्ट्स हैं, वो और आईसीएआर के साइंटिस्ट कोलैबोरेट करें और वो नई वैराइटीज डेवलप करें, और जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि एक चैलेंज मोड में नई वैराइटीज, क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैराइटीज डेवलप की जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा, और अगर आईसीएआर सिस्टम का एक इवैल्यूएशन होता है, उनके 105 से भी ज्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें आपस में कैसे सिनर्जी हो, प्राइवेट सेक्टर के साथ कैसे वो कोलैबोरेट करके बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में, या जो हम समझते हैं कि कुछ सीड्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें ब्रीडिंग हो जाए, आयरन की ब्रीडिंग हो जाए या जिंक की ब्रीडिंग हो जाए, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है। रिसर्च जाहिर है कि एक बहुत ही यूजफुल और लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल एक चीज होगी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। विमल कोठारी जी, आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, और एज एक्सपेक्टेड हमने नेशनल मिशन ऑन पल्सेस के बारे में यहाँ पर सुनते हुए तो देखा, लेकिन यहाँ पर भी अगेन कोई रोड मैप या कोई एलोकेशंस यहाँ पर आता हुआ नहीं देखा। ऑफ कोर्स इनिशियल हेडलाइन यहाँ पर स्ट्रांग है, लेकिन आप यहाँ पर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और जिस तरह का बजट आया है एज पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन, आपने कैसे देखा? मनीषा जी, देखिए, ये जो बजट आया है इसमें जो हम सरकार जो आत्मनिर्भरता की बात कर रही थी दालों में और तिलहन में, आई थिंक उसकी तरफ ही एक कदम है। 1,52,000 करोड़ का जो बजट एलोकेशन किया गया है, आई थिंक, और जो रिसर्च की इस पे बात की गई है, खासकर रिसर्च पे फोकस करना चाहते हैं, और प्रोडक्शन, मार्केटिंग और स्टोरेज पे भी वित्त मंत्री ने उस पर भी फोकस करने की बात कही है। हालांकि रोड मैप अभी तक क्लियर नहीं है, तो वो हमें देखना होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार जो ये सारे जो कदम उठा रही है, ये लॉन्ग टर्म जो हमारे दलहन तिलहन की जो समस्याएं हम आज कई वर्षों से हम झेल रहे हैं कि हमारे यहाँ उसकी कमी है, खास करते तिलहन में तो हमें 60% हमारा जो रिक्वायरमेंट है हमें इम्पोर्ट से करना पड़ता है। दालों में हमारी कम से कम 15% की रिक्वायरमेंट है जो हम इम्पोर्ट से पूरी करते हैं, जो हमारी कमी है। तो मैं समझता हूँ ये सारे जो कदम है सरकार ने जो उठाए ये लॉन्ग टर्म है कदम है। जैसा सिराज जी ने भी बताया कि इन पे कोई रोड मैप अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो सरकार का जो इशारा है, सरकार ने जो बातें कही है, उससे साफ जाहिर है कि ये जो कदम है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, और सरकार इस पे जो उत्पादन को बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैं हमेशा पहले भी कहता हूँ कि पहले भी मैंने कहा है कि जो हमारी जो पल्सेज की रिक्वायरमेंट है वो लगभग 2030 तक 40 मिलियन हो जाएगी, तो एक सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको देखते हुए ये सरकार के जो कदम है सराहनीय है। अब हमें देखना है कि ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ये एक बहुत जरूरी और बहुत जरूरी चीज है कि इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो, ताकि हमारा जो उत्पादन है, जो सरकार को आत्मनिर्भरता की जो बात कर रही है, उसको हम अचीव कर पाए। जी विमल जी, क्लियरली बजट एक तरफ होता है और वहां पर हम शायद बड़े रोड मैप्स, एलोकेशंस आता हुआ देखते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के समय पे स्टेक होल्डर्स से बात भी होती है। तो बजट के बाहर अब जिस तरह की कंसर्न्स हैं वो अब क्या हैं, आप कहेंगे दालों के लिहाज से, और कैसे आप अब रिप्रेजेंटेशंस करेंगे सरकार के साथ? देखिए, दालों के लिए जो एक हमें हमेशा हमने जो पॉलिसी की बात की है कि हमारे यहाँ जो चैलेंज है जो है एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें दालों में चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे जो दालों पे जो पॉलिसीज हम देख रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती है। लास्ट जनवरी से लेके अभी तक कम से कम जनवरी 2023 से लेके अभी तक कम से कम 12 से 13 नोटिफिकेशन इशू कर दिए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो आज जो उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो एक लॉन्ग टर्म है, और उनको इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से करना चाहिए, और सरकार को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जो पॉलिसी जो सरकार अभी ला रही है कि कभी तो 3 महीने के लिए कोई इंपोर्ट खोल देती है, कभी 3 महीने के लिए बंद कर देती है, तो इससे क्या है कि न तो फार्मर्स को फायदा हो रहा है, न कोई कंज्यूमर को भी खास फायदा हो रहा है। ये कहते हैं ये जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की तरफ इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। तो हमें जो हमारा जो एसोसिएशन है हमारी हमेशा से मांग रही है कि सरकार इसमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके आए। हमारी अवेलेबिलिटी बनी रहनी चाहिए,
क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है हर साल बढ़ती जा रही है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। ये सब चीज़ को देखते हुए हमें अवेलेबिलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ जो अवेलेबिलिटी है वो हमेशा बनी रहे, और उसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। हमें जो जी सरकार की जो एक मान्यता है कि हम सेल्फ रिलायंस होकर हमने इम्पोर्ट बंद करना चाहिए। मेरा इसमें एक दूसरा मत है कि हमें ओरिजिन से भी हमेशा उनके साथ एक रिलेशन बना के रखना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जो है जो उत्पादन होता है वो सारा का सारा रेनफेड एरियाज में होता है। एक जी मॉनसून खराब हो जाता है तो हमारा सारा प्रोडक्शन का जो है पूरा जो हमारी जो सप्लाई है, सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए सरकार को एक लंबी पॉलिसी चाहिए, एक सोच समझ के पॉलिसी बनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बहुत जरूरत है। जी हाँ, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, जो हमारे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स भी अच्छे चाहिए, और कंट्री में प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ यहाँ पर किस तरह से डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। एक फाइनल सवाल ये आपसे है सिराज जी, कि हमने यहाँ पर 32 क्रॉप्स की 109 वेराइटीज़ के बारे में बात होता हुआ सुना। ऑफकोर्स सभी सेक्टर्स का ये भी मानना है कि प्रोडक्टिविटी यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जिसको सॉल्व करना चाहिए। आपको लगता है इस बजट ने उसे एड्रेस किया? क्योंकि ये जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट वेराइटीज की रिलीज है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने करीब 30-32 नई वेराइटीज रिलीज करी थी, और वेराइटी रिलीज करने का ये मतलब भी नहीं है कि फार्मर्स ने उसको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि फार्मर्स के अडॉप्ट करने में वक्त लगता है, उसके लिए एक्सटेंशन चाहिए, और फार्मर्स की फील्ड में वो वैराइटीज कामयाब साबित होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है कि इतनी वैराइटीज गवर्नमेंट रिलीज करेगी, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होता है रियलिटी में प्रोडक्टिविटी पे, वो अभी देखना बाकी है। तो जहां तक नॉन एग्रो की बात है, ऑफ कोर्स यहां पर बजट काफी बेहतरीन निकल के आया है, लेकिन जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, और जैसे कहा गया कि शुरुआत यहां पर एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया से हुई थी, लेकिन एज ऑफ नाउ भी यहां पर काफी कुछ डिजायर्ड है। रोड मैप क्या है, एलोकेशन क्या है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, किस तरह से उसे एक्सेप्ट किया जाता है, रिसर्च कैसे काम होती है, नॉलेज शेयरिंग क्या होगी, ये अभी भी सवाल हैं जिनका ऑफ कोर्स आने वाले दिनों महीनों में यहाँ पर इंतजार हम करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका और विमल जी, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम विश्लेषण के लिए बजट के नंबर्स पे। लेकिन इसी के साथ फिलहाल CNBC आवाज पर इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हमारे पास, क्योंकि विश्लेषण और भी काफी सारी चीजों का है जो हम करते रहेंगे।